हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। पिछले क्लास में हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। लिखेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, इट इज वैलिड फॉर पॉपुलेशन इन नॉन इवॉल्विंग प्रोसेस। पिछले क्लास में हम देखे थे कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वहीं अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन होगा, जिसका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, जिसका जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, वहीं पे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल काम करेगा। तो लिखेंगे इट इज वैलिड फॉर पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम। इट इज वैलिड फॉर what? It is valid for population in equilibrium. It is valid for a population. It is valid for a population. What? Population in equilibrium. In equilibrium. In equilibrium or non-evolving population. Non-evolving population. Non-evolving population. नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता क्या है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है या जीन फ्रीक्वेंसी होता है और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन। तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट what allele frequency या जीन frequency and genotype frequency जीन frequency and genotype frequency remains constant for generation to generation. Remains constant for generation to generation. नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हार्डी-वेनबर्ग है ये मैथमेटिशियन थे। इनका कहना था कि लार्ज साइज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में लार्ज साइज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा मेंटेन रहता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। अगर किसी भी तरह का चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी में, यानी कि अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन हार्डी-वेनबर्ग इन एनी लार्ज साइज पॉपुलेशन, इन एनी लार्ज साइज random mating population, Zinn frequency show tendency to keep maintain in equilibrium state. Any kind of the change in Zinn frequency would be responsible for evolution. किसी भी तरह का अगर Zinn frequency होता है यानी वहां पे evolution हो रहा है, और evolving population में हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन काम नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। जीन फ्रीक्वेंसी के लिए किसी भी लार्ज साइज पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी होता है, क्या जीन फ्रीक्वेंसी होता है, लार्ज साइज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन का जो जीन फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कब? जब वहां पे इवोल्यूशन नहीं होगा तब। p क्या है? डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी। और Q क्या है? रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी। क्या है? रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी। Q क्या है? रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी। P क्या है? डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी। और आप जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना जानते हैं, इसको क्या करना है? होल स्क्वायर कर देना है, तो रिजल्ट में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां से आपको याद रखना है ये p स्क्वायर क्या है? जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। नेक्स्ट क्यू स्क्वायर क्या है?
क्यू स्क्वायर क्या है, जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, एंड 2pq क्या है, जीनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। क्लियर है, जीनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट है, किसी भी तरह का जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वहां पे इवोल्यूशन होगा, और जहां पे इवोल्यूशन होगा वहां पे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, और वहां पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल काम कहां कहां नहीं करेगा, या हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-विनबर्ग इक्वेशंस का यूज आप कहां कहां नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे, दिस जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस। यहां पे आप लिख सकते हैं हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम, क्या लिख सकते हैं, हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम can be affected by certain external forces, हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय सर्टेन फोर्सेस। अगर हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा यानी वहां पे हार्डी-विनबर्ग नॉट एप्लीकेबल, वहां पे हार्डी-विनबर्ग एप्लीकेबल नहीं होगा, मींस वेयर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल या नॉट अप्लाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहां अप्लाई नहीं होगा, आपको बताना है कि जहां पे म्यूटेशन होगा वहां पे अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड, जहां पे माइग्रेशन या जीन फ्लो होगा वहां पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। आपको बताना है सेलेक्टिव ब्रीडिंग जहां पे होगा वहां पे हार्डी-विनबर्ग अप्लाई नहीं होगा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहां होता है, स्मॉल पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, वेरी गुड। तो स्मॉल पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। और फोर्थ, जहां पे क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा वहां पे अप्लाई नहीं होगा, जहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा वहां पे हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ये जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ये कहां पे अप्लाई होगा, लिखेंगे वेयर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई। तो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन आप कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में जहां लार्ज पॉपुलेशन होगा वहां पे हम कर सकते हैं अप्लाई, बिल्कुल लार्ज पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, और कहां अप्लाई कर सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन में होता है रैंडम इंटरब्रीडिंग, यानी जहां पे रैंडम मैटिंग है वहां पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, रैंडम मैटिंग। इस रैंडम मैटिंग को हम रैंडम इंटरब्रीडिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, जहां पे किसी भी तरह का नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे किसी तरह का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, वहां पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यानी नो नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड, और कहां पे अप्लाई होगा, सॉरी थर्ड तो हो चुका है। फोर्थ, और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहां पे अप्लाई होगा, जहां पे म्यूटेशन नहीं होगा, यानी नो म्यूटेशन। और कहां पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जहां पे जीन फ्लो नहीं होगा, यानी फिफ्थ, नो जीन फ्लो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कहां कहां अप्लाई होगा और कहां कहां अप्लाई नहीं होगा, आपको जवाब देना है। जहां म्यूटेशन होगा वहां पे ये अप्लाई
नहीं होगा। उसके अलावा जिन फ्लो जहां पे होगा वहां अप्लाई नहीं होगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग या सेलेक्टिव मैटिंग जहां पे होगा स्मॉल पॉपुलेशन में, वहां पे हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। जहां जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा, जहां पे इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, वहां पे हार्डी-विंगबर्ग अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो कांस्टेंट लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन वेयर नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो जिन फ्लो, यहां पे आपको हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या होगा, अप्लाई होगा, और यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट, हार्डी-विंगबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इन एनी पॉपुलेशन देयर आर 60% ड्वार्फ प्लांट। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है इन एनी पॉपुलेशन देयर आर 16% ड्वार्फ प्लांट, यानी 16% क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। क्वेश्चन बोला जा रहा है नाउ फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या, फाइंड आउट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में 16%, ओनली 16% क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, यानी कि स्मॉल टी कितना है, 16%, कितना है, 16%। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि जिन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए, कैपिटल टी का जिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा और स्मॉल टी का जिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अच्छा ये टी स्मॉल टी 16% दिया है, मतलब आप समझ गए, मतलब आपको क्यू स्क्वायर, यानी ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है ना, क्या है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी यानी क्यू स्क्वायर। सिर्फ जिन फ्रीक्वेंसी दिया रहता है यानी क्यू, यानी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दिया है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16%। क्या दिया होगा भाई, 16%। तो यहां से आप क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100। इसका मतलब 0.0016, ये वाला नहीं सर, ये वाला नहीं, इसका मतलब 0.16, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो क्यू स्क्वायर का वैल्यू है वो है 0.16। तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, तो क्यू का वैल्यू आएगा व्हाट, इस पे अंडर रूट करेंगे और 0.16 करेंगे, तो क्यू का वैल्यू मेरे पास आ गया 0.4। क्या आ गया, 0.4। क्या आ गया, 0.4। नेक्स्ट, अब आपको बोल रहा है ना कि अब देखो क्वेश्चन में स्मॉल टी यानी रिसेसिव का तो निकाल दिए क्या, 0.4, यानी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो रिसेसिव जिन का जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी दिया है, तो रिसेसिव जिन का हम क्या निकाल सकते हैं, बोलो ना, जिन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 0.4। उसके बाद आपको इक्वेशन पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1, और यहां से आपको P का वैल्यू निकालना है, यानी डोमिनेंट जिन का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, Q का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, यानी P का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 0.6। मतलब आप समझ गए कि कैपिटल T का वैल्यू मेरे पास जो है वो है 0.6 फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल t का जो जिन फ्रीक्वेंसी है ये है 0.4। क्लियर है, तो जिन फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है जिन फ्रीक्वेंसी निकालने का, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन। क्लियर है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आंसर के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 16% पॉपुलेशन अनेबल टू टेक पीटीसी, अनेबल टू टेक टेस्ट पीटीसी, मतलब जो 16% ऑफ पॉपुलेशन है वो पीटीसी को टेस्ट नहीं कर सकता। द नॉन टेस्टर जीन इज रिसेसिव, यानी जो नॉन टेस्टर जीन है वो क्या है, रिसेसिव जीन है टू टेस्टर जीन, यानी टेस्टर जीन के अगेंस्ट में जो नॉन टेस्टर जीन है वो क्या है, रिसेसिव है। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा वो मेरा टेस्टर जीन होगा, और स्मॉल टी जो होगा वो मेरा नॉन टेस्टर जीन होगा, नॉन
टेस्टर जिन होगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपसे कि 16% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो नॉन टेस्टर है, वो पीटीसी को टेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगेन आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज हेटेरोजाइगस फॉर दिस ट्रेट, यानी कि कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है मतलब आपको निकालना है 2pq का वैल्यू। क्या निकालना है? 2pq का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पॉपुलेशन का ये पॉपुलेशन है, इसमें फाइंड आउट नंबर ऑफ टेस्टर। और नंबर ऑफ टेस्टर कितने हैं, यानी टेस्टर कौन होंगे? ये तो बस नॉन टेस्टर है, बाकी सब तो टेस्टर होंगे। यानी टेस्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा? p² + 2pq, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये क्या होंगे? टेस्टर होंगे। आया समझ में? क्या निकालना है? क्या दे रखा है? नॉन टेस्टर का हमको वैल्यू दे रखा है। नॉन टेस्टर कितने हैं? स्मॉल टी जो है ना वो 16% है। कितना भाई? 16%। इसका मतलब आपको ये q² दे रखा है। q² क्या है? 16%, यानी 16/100, यानी कि q² का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 0.16। यहां से हम q निकाल लेंगे। q क्या आ गया मेरा भाई? क्या आ गया बोलो ना? 0.4। क्या आ गया भाई? 0.4 पता चल रहा है? 0.4 आ गया। नेक्स्ट आगे हमको क्या करना है? q का तो मेरा वैल्यू आ गया, अब हमको क्या करना है? p का वैल्यू निकालना है। यहीं से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। p आपको पता है ना इक्वेशन, p + q = 1, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 - q, तो आ जाएगा मेरा 0.6। क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोल दिया क्या हमको? क्या बोलता है? हेटेरोजाइगस टेस्टर निकालने के लिए, यानी हम 2pq का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी फर्स्ट इसका जो पार्ट हो जाएगा वो आ जाएगा टेस्टर, हेटेरोजाइगस टेस्टर का वैल्यू निकालने का, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर हमको निकालना है वो 2pq का वैल्यू निकालना है। चलो तो 2p का वैल्यू कितना हो गया? 0.6। q का वैल्यू कितना हो गया? 0.4। इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.48। कितना आ गया? 0.48। यानी परसेंटेज हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज हेटेरोजाइगस फॉर दिस टेस्ट। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 0.48 गुना 100, इसका मतलब 48% जो है ना वो हेटेरोजाइगस टेस्टर है। क्या है? हेटेरोजाइगस टेस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में क्या बोला जा रहा है आपसे? इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200%, 200 पर्सन के पॉपुलेशन में आपको फाइंड आउट करना है कि टेस्टर कितने होंगे। तो टेस्टर टोटल कितने होंगे? तो यही तो होंगे टेस्टर, p² + 2pq। चलिए तो सेकंड ऑप्शन में हमको टेस्टर्स का वैल्यू निकालना है, p² + 2pq, यानी p² का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 2pq, जिसका वैल्यू निकाल के रखे हैं 0.48। यानी अगर इसको करेंगे तो ये 36 क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा ना, 0.36। तो ये आ जाएगा 0.36 + 0.48। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.84। कितना आ जाएगा? 0.84। अब आपसे क्वेश्चन से पूछ रहा है ना कि 200% में बताइए कि कितना नंबर ऑफ टेस्टर है। तो मेरा तो ये 0.48 क्या आ गया? मेरा फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, इसका टेस्टर का फ्रीक्वेंसी आ गया, p² + 2pq। अब 200% में निकालना है तो क्या करना होगा? इन 200 पीपल क्या करना होगा? 0.84 को 200 से गुणा कर देना होगा, जो आएगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 168। तो 200 में से 168% ऐसे हैं जो क्या है? टेस्टर है, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट भी टेस्टर हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी टेस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहां पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 51% ऑफ पॉपुलेशन, क्या 51% ऑफ पॉपुलेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रिसेसिव जीन या रिसेसिव एलील फॉर अ ट्रेट। क्वेश्चन बोला जा रहा है 51% ऑफ पॉपुलेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील फॉर अ ट्रेट। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 51% पॉपुलेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील। इसका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ना
कि क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का जो वैल्यू है वो है 51%। ये दे रखा है, इसके पास एटलीस्ट वन रिसेसिव एलील तो है ही, इसके पास दो रिसेसिव एलील और इसके पास कम से कम एक रिसेसिव एलील, तो कम से कम इस दोनों को मिला के एक रिसेसिव एलील तो है ही ना, इसके पास एक और इसके पास एक रिसेसिव एलील। इसका वैल्यू दे रखा है मेरे पास क्या 51%। क्या दे रखा है 51%। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ये जो है ना 51% है वैसा पॉपुलेशन जिसके पास वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील है। बिल्कुल, इसके पास भी वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील है और इसके पास भी वन कॉपी ऑफ रिसेसिव एलील है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। क्या होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, इसका मतलब आपको पता चल गया होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल में पी स्क्वायर आपको बोल दिया फाइंड आउट करने के लिए। क्या पी स्क्वायर बोल दिया फाइंड आउट करने के लिए। सिंपल है, कैसे, फॉर्मूला आपको पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये आपको पता है, इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू दे रखा है आपके पास क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसका मतलब क्या दे रखा है पी स्क्वायर प्लस दे रखा है क्यू स्क्वायर प्लस 2pq का वैल्यू क्या दिया 51% यानी 51/100। ये तो आपको दे के रखा है बराबर 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 51/100। इसका मतलब ये आ जाएगा 100 माइनस 51 अपॉन बोलो ना अपॉन 100। इसका मतलब आ जाएगा 49%, 49/100। क्या 49/100 और क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर का वैल्यू तो निकालना था और पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना भाई, पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 49%। क्या आ गया 49%। या फिर आप परसेंटेज में नहीं लाना चाहते हैं तो उसको 100 से क्या करेंगे बोलो ना गुना कर देंगे, जो आएगा मेरे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप अगर नहीं चाहते हैं कि हम परसेंटेज में दिखे तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि पी स्क्वायर का मेरे पास वैल्यू आ गया 0.49। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो बिल्कुल परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हो जाएगा 49%। ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर है, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन एनी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन इज 0.3, यानी स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना 0.3। नाउ फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल प्लांट। क्या प्योर टॉल प्लांट, यानी कि पी स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इन एनी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन, यानी स्मॉल टी का वैल्यू दे रखा है। स्मॉल टी रिसेसिव जिन का फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0.3, यानी ये 0.3 स्मॉल टी क्या दे रखा है, ये क्यू का वैल्यू दे रखा है सर 0.3। अब आपसे पूछ रहा है कि नाउ फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट के परसेंटेज को बताइए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि पी स्क्वायर का वैल्यू बताइए, परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल प्लांट, समझना क्या, जीनोटाइप ऑफ प्योर टॉल यानी प्योर डोमिनेंट। क्लियर है, पी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे, सिंपल है, क्यू का वैल्यू तुमको पता है, पी का वैल्यू तुम निकाल दोगे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा p इज इक्वल टू 1 माइनस q यानी कि 0.7 आ गया p का वैल्यू। अब p स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे, जो p स्क्वायर होगा वो मेरा क्या होगा प्योर टॉल प्लांट होगा। प्योर टॉल प्लांट कैसे होगा सर, प्योर टॉल प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या होमोजाइगस डोमिनेंट यानी प्योर टॉल प्लांट। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर यानी कि 0.49। क्या आ गया 0.49। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ना परसेंटेज में निकालिए, तो इसको 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज में क्या आता है 49% क्या होगा प्योर टॉल प्लांट होगा। अगर 0.3% रिसेसिव जिन का फ्रीक्वेंसी है तो प्योर टॉल प्लांट का परसेंटेज कितना होगा 49% होगा। नोट डाउन करेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ना, इन एनी पॉपुलेशन डोमिनेंट राइट हैंडेड ह्यूमंस आर 64%। क्या? डोमिनेंट राइट हैंडेड ह्यूमंस आर 64%। नाउ फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन। देखो दिया हुआ क्या है, सिंपल बोल दिया कि डोमिनेंट राइट हैंडेड ह्यूमंस कितने हैं, 64%। यानी डोमिनेंट राइट हैंडेड ह्यूमंस तो ये भी हो सकते हैं और डोमिनेंट राइट हैंडेड ह्यूमंस तो ये भी हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों। यानी इसका वैल्यू आपको दे रखा है 64%। अगले पार्ट में बोलता है कि नाउ फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव व्हाट, नाउ फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करना है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन, यानी कि आप Q का वैल्यू ऑब्टेन कीजिए। क्या? Q का वैल्यू ऑब्टेन कीजिए। तो कर लेंगे ना, इजी है। क्या? इसके हेल्प से हम Q स्क्वायर निकाल लेंगे और Q स्क्वायर से फिर हम Q को निकाल लेंगे। क्लियर है? करके देखते हैं। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये वैल्यू अपने को दे रखा है 64/100 प्लस Q स्क्वायर बराबर 1। ये दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 64/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 64/100 इज इक्वल टू 36/100। मतलब आप समझ गए कि Q स्क्वायर का वैल्यू तो सर आ गया क्या, 0.36। क्या आ गया भाई, 0.36। मतलब आप Q का वैल्यू आपको आ गया, Q इज इक्वल टू √0.36, तो ये आ गया 0.6। तो Q पूछ रहा था और Q आ गया 0.6। इजी कर लेंगे, यहां तक नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, इन एनी पॉपुलेशन, क्या, इन एनी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.4। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील यानी कि Q का वैल्यू दे रखा है 0.4। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.4। आगे बोलता है नाउ फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। सिंपल बोल दिया कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फाइंड आउट कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है 2PQ का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है? PQ नहीं, 2PQ का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इजी है। कैसे सर? तो Q का वैल्यू दे रखा है तो P का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 0.6। यानी Q का वैल्यू 0.6 और सॉरी P का वैल्यू 0.6 एंड Q का वैल्यू 0.4। इजी। 2PQ वैल्यू निकाल लेंगे, 2PQ का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2P का वैल्यू 0.6, Q का वैल्यू 0.4 यानी 0.48। क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.48। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फाइंड आउट कीजिए। परसेंटेज के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी मेरे पास आ जाएगा 48%। कितना आ जाएगा भाई, 48% इंडिविजुअल जो होगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इन एनी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन कितना दिया है, 0.3। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन आपको दे रखा है 0.3, यानी Q का वैल्यू दे रखा है 0.3। क्लियर? आगे बोला जा रहा है नाउ फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप शोइंग। यानी डोमिनेंट फिनोटाइप कितना शो होगा। डोमिनेंट फिनोटाइप शोइंग कहने का मतलब है Q स्क्वायर प्लस 2PQ दोनों क्या होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा, और इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया। क्वेश्चन में आपको 0.3 एक वैल्यू दे रखा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एनी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलीलिक जिन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जिन इज 0.3। नाउ फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप शोइंग ऑर्गेनिज्म, और डोमिनेंट फिनोटाइप ये शो करेगा। वो भी आंसर पूछा परसेंटेज में, इसमें परसेंटेज में निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं।
Q का वैल्यू आपको पता है, इससे आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P का वैल्यू निकाल सकते हैं, P का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? तो 1 माइनस Q, तो P का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। अब मेरे पास जब P है Q है तो हम ये नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। P स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है, इज इक्वल टू 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2, P का वैल्यू दिया है 0.7 और Q का वैल्यू दे रखा है, बोलो ना, 0.3। सही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सते 49 यानी कि 0.49 गुना 0.4 बोलो ना 42, वेरी गुड, 0.42। इसको करेंगे जब सॉल्व तो क्या आ जाएगा 0.91। जवाब हमसे पूछा परसेंटेज में, 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 91%। आसान है। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ के कि इक्वेशंस के अकॉर्डिंग फाइंड क्या करना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा डोमिनेंट फिनोटाइप फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट फिनोटाइप दिखेगा और यहाँ पे भी डोमिनेंट फिनोटाइप दिखेगा दोनों। अगर क्वेश्चन में बोलता है होमोजाइगस डोमिनेंट फाइंड कीजिए तो सिर्फ P स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है हेटेरोजाइगस फाइंड आउट कीजिए तो सिर्फ 2PQ फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव फाइंड आउट कीजिए तो सिर्फ Q स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन एनी पॉपुलेशन 64% आर टॉल, नाउ फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल t। ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया कि जो टॉल प्लांट है वो क्या है 64% है और आप रिसेसिव जिन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए। क्या? रिसेसिव जिन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है। अब देखो सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोलता है इन एनी पॉपुलेशन 64% प्लांट आर टॉल, यानी टॉल प्लांट है, इसका मतलब P स्क्वायर भी टॉल होते हैं और 2PQ भी क्या होता है? टॉल होता है। यानी इसका वैल्यू दिया है 64% और आपसे पूछ दिया ना कि Q का वैल्यू बताइए। क्या? Q का वैल्यू बताइए, मतलब स्मॉल t का वैल्यू बताइए। ठीक है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल t। स्मॉल t यानी रिसेसिव जिन फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव जिन फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल q। क्लियर? इसका वैल्यू बताइए या आप लिख सकते हैं ये स्मॉल t, बात वही होगा। ठीक है, रिसेसिव जिन फ्रीक्वेंसी बताइए। तो यहां पे मेरा 64% दे रखा है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो आप यहाँ पे 100 मान सकते हैं ना, या फिर नहीं भी मानेंगे तो यहाँ पे 2PQ स्क्वायर का वैल्यू हमको दे रखा है क्या 64% यानी 100 प्लस Q स्क्वायर बराबर 1। यानी यहाँ से मेरा Q स्क्वायर का वैल्यू तुमको आ रहा है, क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 माइनस 64 अपॉन 100 इज इक्वल टू 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.36 आ गया। यानी कि Q स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया है 0.36। इसका मतलब Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 0.36 इज इक्वल टू बोलो ना 0.6। यानी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं, रिसेसिव जिन फ्रीक्वेंसी यानी Q का वैल्यू मेरे पास आ गया 0.6। क्लियर है? तो इजी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे इजी ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल से। उम्मीद करते हैं कि हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चंस कैसे अप्रोच में लेना है, सबसे पहले ध्यान में देना है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद ही क्वेश्चंस पे आप अप्रोच करेंगे तो वो सही होगा। समझ में आ गया? पता चला हेटेरोजाइगस निकालो और तुम शुरू में लिखे ही नहीं कि वो क्या निकालना है, 2PQ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और आप तुरंत क्या PQ का वैल्यू लगे निकालना है तो आंसर आएगा गलत। समझ में आ गया? हेटेरोजाइगस बोले तो 2PQ का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच में लेना है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, हार्डी-वेइनबर्ग का इक्वेशन, जब भी हार्डी-वेइनबर्ग के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसको साइड में लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको करने में काफी आसानी होगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क है एनसीईआरटी तक, यहाँ तक पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। कहीं भी कोई भी डाउट आता है आज के लेक्चर में तो पूछना है। नोट्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हाइड्रोजन से रिलेटेड दिए हुए हैं, आप करेंगे। कहीं कोई डाउट आता है तो उसको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। क्लियर है? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सब। और अपना एक थैलेसीमिया भी छूटा हुआ है, तो एक थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर में छूटा हुआ है, तो एक थैलेसीमिया को हम पढ़ेंगे और इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।